जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ये होगा पेपर नंबर 20 जो कि बिहार पुलिस ज्ञान बिंदु की तरफ से 63 प्रैक्टिस सेट के साथ प्रीवियस ईयर का आया है, उसका ही हम ये देखेंगे। और ये 14/3/2021 को ये पेपर हुआ था। इसका डिस्कशन काफ़ी ब्रीफली दे रखा है, तो यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन कर है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है? तो आंसर इसका हो जाएगा डी। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ट्रांसलेशन दिया हुआ था। कह रहा है चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1994 में। डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहे चालू खाता के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को 1994 से पूर्ण परिवर्तन किया गया है। जब किसी देश की मुद्रा को बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित किया जाता है तो उसे जो है मुद्रा की परिवर्तनीयता कहा जाता है। ठीक है, कह रहे मुद्रा की परिवर्तनीयता का निर्धारण बाजार में मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। मुद्रा परिवर्तनीयता सिर्फ विदेशी मुद्रा बहिर्प्रवाह से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, पूंजी खाते में जो है भारत आंशिक परिवर्तनीयता वाला देश है। SS तारपोर समिति का संबंध जो है पूंजी खाता की परिवर्तनीयता से ही है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कह पहला चालू खाता। ठीक, कह वैदेशिक क्षेत्र में चालू खाता का अर्थ दुनिया के प्रत्येक सरकार द्वारा रखे जा रहे खाता से है। मूलतः इस खाता का रखरखाव सरकार की तरफ से देश को केंद्रीय बैंक भारत के में RBI करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि चालू खाता सकारात्मक हो तो इसे अधिशेष चालू खाता कहा जाता है, और यदि नकारात्मक हो तो इसे जो है चालू खाता घाटा कहा जाता है। फिर आता है पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट। दुनिया के प्रत्येक सरकार का एक पूंजी खाता होता है जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ लेन देन को दिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पूंजी खाता में जो है चालू खाता की तरह घाटा या अधिशेष नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट। किसी देश का एक वर्ष में शेष विश्व के साथ हुए कुल लेन देन के परिणाम को भुगतान संतुलन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1990 से 91 में वित्तीय संकट से उत्पन्न भुगतान संतुलन संकट के समाधान के लिए भारत द्वारा IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की EFF विस्तारित कोष सुविधा के अंतर्गत जो है आर्थिक सहायता लिया गया है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन का है, मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? तो आंसर हो जाएगा भक्ति काल की। मीराबाई जो है जो भक्ति काल की कवयित्री थी। मीराबाई राजस्थान के राजघराने में जन्मी थी। ये जो है 16वीं सदी के कृष्ण भक्त और कवयित्री थी। संत रविदास मीराबाई के गुरु थे। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 युग यानी काल में विभाजित किया गया है। पहला जो है आदिकाल जिसको हम वीर गाथा काल कहते हैं। प्रमुख कवि चंद्रबरदाई जगनीन था। दूसरा है भक्ति काल, इसमें प्रमुख कवि या कवयित्री तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीरदास, रैदास तथा मलिक मोहम्मद जैसी था। तीसरा जो है रीतिकाल, प्रमुख कवि कवयित्री था बिहारी, केशवदास और घनानंद। चौथा जो था आधुनिक काल, ये प्रमुख कवि या कवयित्री भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा आदि थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है। फिर नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहे वुड यू ऑल प्लीज गो अप स्ट्रेस राइट अवे। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो आंसर हो जाएगा कृष्ण सोबती के द्वारा। जिंदगी नामा के लेखक कृष्ण सोबती हैं। कृष्णा सोबती को वर्ष 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1917 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था।
अब आते हैं पुस्तक और लेखक के नाम। जैसे अंबेडकर एक लाइफ, शशि थरूर जी लिखे हैं। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी का है। द गोल्डन ईयर गांधी सियासत, और यहाँ पे इसका रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता, ये पीयूष बबेल के द्वारा लिखा गया है। आज़ाद गुलाम नबी आज़ाद जी के द्वारा लिखा है। आज़ादी अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। टॉम ऑफ सेंट गीतांजलि श्री के लिए लिखा गया है। नेक्स्ट है लेटर्स टू सेल्फ, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखा गया है। मेक इन इंडिया, ये अमिताभ कांत जी के द्वारा लिखा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन का है गुणसूत्र, जिसमें जो है गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं, तो आंसर हो जाएगा एसेंट्रिक। एसेंट्रिक, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है एसेंट्रिक कहलाता है। गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र में पाए जाने वाले प्राथमिक संकीर्ण को गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। गुणसूत्र को गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला होता है मेटासेट्रिक, दूसरा होता है सब मेटासेट्रिक, तीसरा होता है एक्रोसेट्रिक, और चौथा जो होता है टीलोसेट्रिक। तो देख लेते हैं मेटासेट्रिक। मेटासेट्रिक जो होता है जब केंद्रक गुणसूत्र के मध्य में स्थित हो तो ये जो है भी आकार के होते हैं। फिर आता है सब मेटासेट्रिक, जब केंद्रक गुणसूत्र के केंद्र या मध्य बिंदु के पास स्थित हो तो ये होता है एल आकार के, ठीक है। फिर आता है टीलोसेंट्रिक, जब केंद्रक टर्मिनल या क्रोमोसोम की नोक पर स्थित हो तो ये आई आकार के होते हैं। नेक्स्ट है कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है। गुणसूत्र की खोज जो है जर्मन वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1888 में डब्ल्यू वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है गुणसूत्र सबसे पहले हाफ मिस्टर और कार्ल नगेली, हाफ मिस्टर और होगा कार्ल नगेली ने ट्रेड स्केटिया की मृत कोशिका में देखा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रासबर्गर वर्णित गुणसूत्र संरचना पहली बार कोशिका विभाजन के दौरान नाभिक में दिखाई दी थी। चलिए 7वां क्वेश्चन का है राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वह होगा उत्तर प्रदेश में। कह रहा है वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। इसकी लंबाई जो है 3745 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की आधारशिला 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। यह 4 प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। यह जो है 1350 किलोमीटर लंबा 8 लेन सड़क है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात तक है। यह जो है 3507 किलोमीटर जो 7 राज्यों से जो है गुजरता है। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना जो है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। चलिए 8वां क्वेश्चन कर रहा है सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है। कह रहा है सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है, यह कथन सूचकांक के बारे में सही नहीं है। सूचकांक आर्थिक नीति नियम निर्माण हो गया यहाँ निर्माण के लिए अपरिहार्य होते हैं। यह जो है एक विशेष प्रकार का माध्य है। यह सापेक्ष परिवर्तनों को मापता है। सूचकांक अनुपातों प्रतिशत का भी माध्यम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूचकांक संबंधित चरों में समूह के परिणाम में परिवर्तन को मापने का एक सांख्यिकी साधन है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है मानव विकास सूचकांक, यह किसी देश के मानव विकास को बताता है। नेक्स्ट है सेंसेक्स, यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज संवेदी सूचकांक का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, इसे जो है निर्वाह सूचकांक भी कहा जाता है। यह खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन कर मापते हैं। नेक्स्ट आता है थोक कीमत सूचकांक, यह समान कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत देता है। इसका उपयोग जो है सामान्य रूप से मुद्रास्फीति दर को मापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन कर रहा है
भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निर्देशित करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध या प्रतिबंधित करता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 में किया गया है। मूल अधिकार का विवरण भारतीय संविधान के भाग जो है 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। पहला जो था समानता का अधिकार जो कि 1418 में, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार ये है 1922 में, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। नेक्स्ट है चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक। फिर नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में। फिर है सातवां जो था वो है संविधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, जहाँ पे ये छठा नंबर पे जो है इसको हटाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटाया गया। अतः वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन कह रहा है किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है? तो आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति के द्वारा। कह रहा है पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा अशोक मेहता कमेटी ने की थी। दिसंबर 1917 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्था पर एक समिति को गठित किया। इसने जो है अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी मुख्य सिफारिश निम्नलिखित हैं। पहला जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें जिला परिषद कार्यकारिणी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार जो है बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की अधिकारी भागीदारी हो। पांचवा जो है अपने आर्थिक स्वतंत्रों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। छठा जो है न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। एक योग्य जो है न्यायाधीश द्वारा इनका सहभागिता किया जाना चाहिए। फिर अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट में दे रखा है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज संस्था भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगौर में लागू किया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज का वर्णन भाग 9 तथा अनुच्छेद 11 में अनुसूची 11 में। ठीक है, पंचायती राज में कुल 29 विषय है। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब स्थापना देख लेते हैं और समिति का नाम देख लेते हैं। कह रहा है 1957 में बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन का सुझाव दिया था। फिर आता है 1977 में अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। फिर आता है 1983 में यह था हनुमंत राव समिति। फिर आता है 1985 में GVK राव समिति। उसके बाद 1986 में LM सिंधवी समिति पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिश किया था। फिर आता है 1988 में PK थुंगन समिति पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किया था। चलिए 11वां क्वेश्चन कर रहा है किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर की अवतार कहा है? तो आंसर हो जाएगा इसका होंगल। हिंगल है, हिंगल। ठीक है, हिंगल। हिंगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर की अवतार कहा है। हिंगल का पूरा नाम जो है जो विल्हेम फ्रेडरिक हिंगल, विल्हेम फ्रेडरिक हिंगल है। ये जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। हिंगल को जो है प्रसिद्ध पुस्तक फिलॉसफी ऑफ राइट है। नेक्स्ट है हिंगल का राज्य का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन में दिया गया उनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था। नेक्स्ट है ग्रीन इसका जो है पूरा नाम थॉमस हिल ग्रीन था। यह इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। फिर आता है कांट जो है इसका पूरा नाम इमैनुअल कांट था। ये जो है जर्मन
के जो है नीतिसार और दार्शनिक थे। नेक्स्ट है रूसो फ्रांस के प्रसिद्ध विचारक एवं दार्शनिक थे। इसका प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक संविदा है। नेक्स्ट है हॉबहाउस एक ब्रिटिश समाजशास्त्री दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में जो है और 20वीं सदी की शुरुआत में समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है उनके सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक मोरल्स इन इवोल्यूशन 1906 है, जहां वह नैतिक विचारों के विकास और सामाजिक विकास और प्रगति से उनके संबंध का प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट अन्य प्रसिद्ध दार्शनिक में पहला आता है थॉमस हॉब्स द्वारा रचित पुस्तक का नाम लेविथॉन है। दूसरा है एडम स्मिथ, यह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था। इसकी जो है प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन है। तीसरा जो है मैकियावेली, इसका पूरा नाम निकोलो मैकियावेली था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द प्रिंस है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य एक एवं केंद्रशासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 18। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश की संख्या 18 है। यह जो है 2011 के समय के राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या के आधार पर दिया गया डेटा है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लिंग अनुपात का अर्थ है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसांख्यिकी तत्व में लिंग अनुपात सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रजनन क्षमता, वैवाहिक स्थिति, श्रम शक्ति, प्रवास प्रतिरूप, जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक आर्थिक संबंध को निर्धारित करता है। इससे एक निश्चित समय पर समाज में स्त्री पुरुष के बीच संख्यात्मक समानता का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय लिंगानुपात भारत का लिंगानुपात 943 है, जबकि 0 से 6 आयु वर्ष के लिंगानुपात 919 है। भारतीय राज्यों में जो है केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है जो कि 284 है, जबकि हरियाणा का न्यूनतम है और ये 879 है। केंद्रशासित प्रदेशों में पुडुचेरी में सर्वाधिक लिंगानुपात 237 है। भारतीय जनगणना के इतिहास में 1911 से 1921 का दशक एकमात्र दशक है जिसके दौरान जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। नेक्स्ट है 1911 से 1921 के दशक को भारतीय जनसंख्या का महान विभाजन रेखा यानी ग्रेट डिवाइड लाइन कहा जाता है। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय 27.8% है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दादर एवं नागर हवेली 55.5% है। 2011 के अनुसार नागालैंड में दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रहेगी। फिर 13 में क्वेश्चन आता है यदि ए में जो है ये दे रखा है 1x और 0 तब ए का मान n का यहाँ n कोई प्राकृतिक संख्या हो जाएगा तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन है। चलिए 14 क्वेश्चन कर रहा है एक आमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और यह 50 एम्पियर तक की धारा को माप सकता है। इसमें अतिरिक्त शॉर्ट जोड़ने पर एक आमीटर 75 एम्पियर तक की धारा को मापने में सक्षम हो जाता है। अतिरिक्त शॉर्ट का प्रतिरोध होगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 20 ओम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। यह उपकरण प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यक्ष धारा दोनों को माप सकता है। यह उपकरण एम्पियर की इकाई में करंट को मापता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे शॉर्ट एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार है। शॉर्ट उच्च धाराओं के धारा मापी की रक्षा करता है क्योंकि यह धारा का अधिकांश भाग अपने अंदर होकर प्रवाहित करता है। शॉर्ट का प्रतिरोध कम होने से शॉर्टयुक्त धारा मापी का कुल प्रतिरोध भी बहुत कम होता जाता है। नेक्स्ट आता है धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्ट मीटर बनाया जाता है। इसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। इसको जो है उन दो बिंदुओं के बीच समानांतर क्रम में जोड़ते हैं जिनके बीच विभवांतर ज्ञात करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। चलिए 15वां क्वेश्चन करें निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है तो आंसर हो जाएगा लॉस्की।
लॉस्की स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है। लॉस्की की स्वतंत्रता की अवधारणा अधिकारों की परिकल्पना से जुड़ा है। लॉस्की के अनुसार अधिकार प्रणाली का मूल तत्व स्वतंत्रता है। लॉस्की का पूरा नाम हेराल्ड जोसेफ लॉस्की था। ये एक ब्रिटिश राजनीतिक एवं अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट पॉइंट है जेम्स मिल। ये जो है स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है जेम्स मिल इंडोलॉजी की उस प्रकृति के अग्रदूत थे जिसने संस्कृत भाषा, साहित्य, दर्शन, हिंदू धर्म, हिंदू समाज व्यवस्था और ब्राह्मणों की निंदा शुरू की। इसने ही जो है भारतीय इतिहास को 3 अवधारणा हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में विभाजित किया था। चलिए नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, हेयर आर सेंटर्ड द होप्स एंड एस्पिरेशंस एंड फेथ ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कोयला खानों में कौन सी जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सिंगरौली। कह रहा है कोयला की प्रसिद्ध खान सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। कार्बन की घटती गुणवत्ता के कारण कोयले के प्रमुख प्रकार में एंथ्रासाइड हो जाता है जिसमें 80 से 95% रहता है, बिटुमिनस में 55 से 65% रहता है, लिग्नाइट में 45 से जो है 55% रहता है तथा पीट में 35 से 45% रहता है। देश की प्राचीन काल की गोंडवाना शैल में कुल कोयले का 98 भाग पाया जाता है। शेष 2% कोयला तृतीय और टर्सरी युगीन चट्टान में मिलता है। गोंडवाना युगीन चट्टानों का सबसे प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा राज्यों में विस्तृत है जहां से कुल उत्पादन का 76% कोयला प्राप्त होता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है जिसका उपयोग कोकीन कोयला बनाकर देश के लोहे इस्पात के कारखानों में किया जाता है। भारत में आधुनिक विधि से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में किया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में दामोदर नदी घाटी, सोन महानदी, ब्राह्मणी नदी घाटी, वर्धा, गोदावरी, इंद्रावती नदी घाटी तथा कोयल पेंच कान्हा नदी प्रमुख कोयले प्राप्ति स्थल है। अब देखते हैं कोयला खान और राज। बोकारो और झरिया झारखंड में है, लखनपुर उड़ीसा में है, रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में है, लखीमपुर जो है असम में है, चिरमिरी और डोमन हिल ये छत्तीसगढ़ में है। भारत में कोयला संसाधन मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत की गोंडवाना संरचना में तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के कुछ मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट 58वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? आंसर हो जाएगा इसका 2 वर्ष। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का है। प्राक्कलन समिति इसका गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पर किया गया था। इस समिति में मुख्यतः जो है या मूलतः 25 सदस्य थे लेकिन 1956 में बढ़ाकर इसकी संख्या 30 कर दी गई है। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य जो होता है 30 वो सिर्फ लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से जिसमें कोई सदस्य नहीं होता है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होते हैं। इसका अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है जिसे लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करता है। फिर आता है संसदीय समिति में। संसदीय समिति को 2 प्रकार की होती है, अस्थायी समिति और दूसरा होता है तदर्थ समिति। अस्थायी समितियों का गठन प्रत्येक वर्ष या समय समय पर किया जाता है। इसकी प्रकृति अस्थायी होता है, जैसे कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होता है, ठीक है, याद रखिएगा 22 सदस्य, जिसमें 15 सदस्य जो होता है वो होता है लोकसभा से और 7 सदस्य जो होगा वो होगा राज्यसभा से। अब आता है तदर्थ समिति का गठन जो है किसी विशेष उद्देश्य परियोजना के लिए किया जाता है और कार्य समाप्त होते ही इनका जो है कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। इसकी प्रकृति जो होता है वह अस्थायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराए जैव विविधता शब्द किसने दिया है? तो ये दिया गया है वाल्टर रोजन के द्वारा। सी हो जाएगा। जैव विविधता शब्द वाल्टर रोजन ने दिया था। जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित के जो है बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम वाल्टर रोजन से जो है 1985 में दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पे यद्यपि संकलात्मक रूप से इन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम विल्सन द्वारा 1986 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है जैव विविधता के 3 जो है प्रकार मुख्य हैं। पहला जो है इसमें
प्रजातीय विविधता। यह पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या या विविधता को संदर्भित करती है। दूसरा है यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। पारिस्थितिकी विविधता एक भौगोलिक क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को दर्शाता है। तीसरा है यहाँ पे आनुवांशिक विविधता। एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों में जीन के अनुक्रम विभिन्नता के कारण होने वाली विविधता को आनुवांशिक विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में वन और वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। नेक्स्ट पॉइंट है, अरे भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पहला जो है इंडो बर्मा क्षेत्र, दूसरा है हिमालयी क्षेत्र, तीसरा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सुंडालैंड का हिस्सा, चौथा जो है वो है पश्चिमी घाट। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। पंजाब राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। पंजाब जो है सिंधु नदी बेसिन का भाग है। गंगा बेसिन भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को कवर करता है। यह जो है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 26% है। नेक्स्ट है, गंगा का उद्गम हिमालय में स्थित उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड गंगोत्री हिमनद यानी गोमुख हिमानी से हुआ है। इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा को इसके उद्गम स्थल पर भागीरथी कहा जाता है। अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलने के बाद वह जो है गंगा कहलाती है। नेक्स्ट है, अलकनंदा का उद्गम सतोपत हिमानी है। नेक्स्ट है, गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां में यमुना है, सोन है, टोंस है, कर्मनाशा है, पुनपुन है, क्यूल है आदि है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां में रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है तथा महानदी है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जमुना में मिलती है और आगे पद्मा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। तो आंसर हो जाएगा निर्जलीकरण हो जाएगा। कह रहा है, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति को निर्जलीकरण कहते हैं। निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन की स्थिति तब पैदा होती है जब शरीर से निकलने वाले पानी, पसीना, मल या मूत्र के रूप में की मात्रा दिन भर में ली जाने वाली पानी की मात्रा से अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है पॉइंट, लवण पदार्थ जलयोजन प्रक्रिया से प्रभावित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाइड्रोजन गैस प्रवाह कर तेल को वसा में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजीकरण में उत्प्रेरक जो है निकेल, वेलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन और अन्य यौगिक या तत्व के बीच एक रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिसिस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करने वाली ग्लाइकोसिडिक बंधन को तोड़ता है। चलिए 22वां क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो आंसर हो जाएगा आइवर जेनिक्स के द्वारा। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाले संघ के रूप में आइवर जेनिक्स ने परिभाषित किया है। भारतीय संविधान को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है जो निम्नलिखित है। पहला जो है केसी वियर के द्वारा, वो अर्ध संघ एकात्म की भावना में संघ दिया है। नेक्स्ट आता है मॉरिस जोन्स के द्वारा, वो दिया है बार्गेनिंग फेडरलिज्म यानी सौदा मूलक संघवाद। तीसरा दिया है ग्रेनविल ऑस्टिन, ये जो है कोऑपरेटिव यानी सहकारी संघवाद के रूप में। और चौथा जो है वो है आइनवर जेनिक्स फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान ने भारत की संघीय सरकार की स्थापना की है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए एकात्मक की ओर झुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के संघीय लक्षण 2 सरकार केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा द्विसदनीय विधायिका आदि है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन कर रहा है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत किस राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र न्यूनतम है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। कह रहा है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व 2019 के अनुसार हरियाणा राज्य में न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र जो है ये है। नेक्स्ट पॉइंट है ISFR भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण जो है FSI द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है यह रिपोर्ट 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है FSI भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ISFR 2021 के अनुसार भारत में वनों एवं वृक्षों का कुल आवरण क्षेत्र जो है वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.62% है। फिर यहाँ पे ये पैसेज दे रखा है, पैसेज पढ़िएगा और उससे जुड़ी हुई एक क्वेश्चन देता है जिसको आपको पैसेज पढ़ने के बाद इजीली आप हल कर सकते हैं। व्हाट इज द ऑथर मेन पर्पज इन द पैसेज, यानी ऑथर जो है इस पैसेज में क्या कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सन स्पोर्ट्स, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। फिर दे रखा है डैश सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंत चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 से कम। कह सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंत चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच जो होगा उसका मान 1 से कम होगा। कह किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति का मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को पूर्ति का लोच कहा जाता है। पूर्ति की लोच धनात्मक होने पर पूर्ति की रेखा बाएं से दाएं की ओर जो है जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन कर है बिहार राज्य के 2020-21 बजट में GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या थी? तो आंसर हो जाएगा 2.97। अब यहाँ पे देख लेते हैं राजकोषीय घाटा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जब सरकार का कुल व्यय राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, सरकार के कुल प्राप्तियों राजस्व प्राप्तियों प्लस उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक हो जाए तो वह राजकोषीय घाटा कहलाती है। फिर आता है राजस्व घाटा। सरकारी बजट के राजस्व खाते का कुल व्यय यदि कुल राजस्व प्राप्ति से अधिक हो तो यह जो है वह घाटा राजस्व घाटा कहलाती है। फिर आता है बजट में सरकार के आय एवं व्यय का लेखा जोखा होता है। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, अर्थात बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बोलचाल की भाषा में वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2016 तक रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाता था, परंतु 2017-18 में जो है रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया गया। अब रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किया जाता है। पर इसकी सिफारिश विवेक देवराय समिति द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है बजट 2017-18 से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। जो है 1924 में रेल बजट को आम बजट से एकवर्थ समिति 1921 की रिपोर्ट पर जो है अलग किया गया था। 27वां क्वेश्चन कर है निम्न में से कौन सी धातु जो है वजन में सबसे हल्की होती है? तो आंसर हो जाएगा लिथियम। कह रहे लिथियम धातु वजन में सबसे हल्की होती है। यह सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। यह अत्यधिक अभिक्रियाशील और ज्वलनशील होता है। इसका परमाणु संख्या 3, परमाणु द्रव्य संख्या 7 होता है। लिथियम क्षारीय एवं दुर्लभ धातु है। इसे जो है प्रथम वर्ग 1 के ए में रखा गया है। सीसा उष्मा का कुचालक होता है। गेलेना सेरुसाइट सीसा का अयस्क है। पारा एकमात्र धातु है जो साधारण ताप पर तरल अवस्था में रहता है। पारा को जो है क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी के बर्तन को वायु में खुला छोड़ देने पर Ag2S के कारण जो है काला पड़ जाता है। और सबसे जो भारी धातु होता है उसे हम ओशियम कहते हैं।
नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन कह रहा है यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास। कह रहा है यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास था। नेक्स्ट पॉइंट है सामंतवाद एक मध्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली तथा सामाजिक व्यवस्था था। इसमें स्थानीय शासक भी राजा की ही तरह अधिकारों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है सामंतवाद के मूल में जो है भूमि पर कब्जा था। राजा द्वारा भूमि सैनिकों एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिया जाता था, जिसे सामंत कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है 15वीं सदी में यूरोप में सामंतवाद का पतन तथा आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ, जैसे पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, उसके बाद आता है भौगोलिक खोज इत्यादि। 29वां क्वेश्चन कर रहा है ए तथा बी के मध्य तुल्यधारिता का मान हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा 4μF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ने का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन राज्य है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ने का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन राज्य महाराष्ट्र है, जबकि प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट है गन्ना एक वाणिज्य फसल है, इसे खरीफ फसल की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गन्ना से चीनी एवं गुड़ प्राप्त किया जाता है, जबकि इसके खोई से जो है एथेनॉल एवं कागज का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है गन्ना के प्रमुख उत्पादन राज्य में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार गन्ना के लिए प्रतिवर्ष उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित करता है। ब्राजील के बाद भारत गन्ना का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, जबकि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। चलिए 31वां क्वेश्चन कर रहा है भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका अरिकामेडू से। कह रहा है भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष अरिकमेडू से मिला है। अरिकमेडू वर्तमान में पुडुचेरी केन्सासी प्रदेश में स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेष से भारत रोम के बीच व्यापारिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अरिकमेडू अरियाकुपम नदी के तट पर स्थित है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में अरिकमेडू को जो है पोडुके कहा गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने अरिकामेडू को रोमन बस्ती कहा है। नेक्स्ट है संगम काल में 3 प्रमुख बंदरगाह थे, जिसमें कोरकई तमिलनाडु में था, पुहार तमिलनाडु में था और आता है मुजरिस केरल में था। नेक्स्ट पॉइंट है त्रामलिप्ति बंदरगाह एक प्राचीन बंदरगाह है, यह जो है बंगाल की खाड़ी बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है, यदि द्रव्यमान की बूंद में दाब अधिक का मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब का अधिक के बाद P2 हो, तो संबंध क्या होगा? संबंध हो जाएगा 2P1 बराबर P2। अगर एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है, यदि द्रव्यमान की बूंदों में दाब अधिक का मान जो है P1 व साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 हो, तो 2P1 बराबर P2 हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर अधिकतम दाब जो होता है वो P2 होगा, तो P2 बराबर हो जाएगा 4T/R, जहाँ T पृष्ठीय तनाव, R साबुन के बुलबुले का औसत त्रिज्या हो जाएगा। द्रव की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब जो है P1 होगा, तो P1 बराबर हो जाएगा 2T/R, जहाँ R क्या है? बूंदों की त्रिज्या है। तो साबुन के बुलबुले और द्रव की बूंदे में समान पृष्ठ तनाव और त्रिज्या है, तो ऊपर दिए गए सूत्र के अनुसार साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब जो है द्रव बूंद से अधिक होगा। साबुन के बुलबुले में 2 सतह होती है, इसीलिए साबुन के बुलबुले में अतिरिक्त दाब द्रव बूंद में 2 गुना होता है। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन कर रहा है अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है, आंसर हो जाएगी अपनी केवल धारा। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है अपनी केवल धारा। नेक्स्ट है लाल किताब आंकड़े उपलब्ध कराती है, तो आंसर हो जाएगा विलुप्त प्राय पादप एवं जंतु के।
लाल किताब यानी रेड बुक विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं से संबंधित आंकड़े को उपलब्ध करवाती है। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुआ था। इसका मुख्यालय गलांड स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्ष 1964 से प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के सहयोग से जो है लाल सूची यानी रेड लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें वैश्विक स्तर पर पशु व पादप प्रजाति की संकटग्रस्त स्थिति का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है IUCN चुनी गई प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति, उनके विलुप्त होने का खतरा को उजागर करने, उनके संरक्षण के लिए आवश्यक जो है उपायों को निर्दिष्ट करने हेतु रेड डाटा बुक प्रकाशित किया जाता है। फिर यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दे रखा है 1/x-2 ग्रेटर देन 0 का हल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र जो है सर्वाधिक है। वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 17वां प्रकाशन भारत का वन क्षेत्रफल जो है ये हो जाएगा 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है, जो वर्ष 2019 में 21.67 से अधिक है। नेक्स्ट है वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वनावरण में जो है सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य में तेलंगाना जो कि 3.07%, आंध्र प्रदेश 2.22% और उड़ीसा 1.04% है। नेक्स्ट पॉइंट है वनावरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनों आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य में मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। चलिए नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन कर रहा है राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई थी, तो आंसर हो जाएगा कायस्थ जाति। राजपूत काल में 7वीं से 12वीं शताब्दी में कायस्थ जाति प्रमुखता से आई थी। इस काल में सबसे निम्न जाति जो था वो अत्यंत थी, जिसमें जो है सर्वाधिक निम्न जो था वो था चंडाल। चलिए 38वां क्वेश्चन करें 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर का आकलन है, तो आंसर हो जाएगा 6.9। 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर जो है ये 6.9% अनुमानित रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है 2019-20 में भारत में GVA यानी सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.3% अनुमानित रहा है। सेवा क्षेत्र में आने वाले प्रमुख क्षेत्र में व्यापार, होटल, पर्यटन, परिवहन, संचार सेवा, वित्तीय क्षेत्र तथा रियल एस्टेट आदि है। अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख क्षेत्र में बांटा गया। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है वो आता है कृषि तथा कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियाँ। द्वितीय क्षेत्र में उसमें उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र आता है और तृतीय क्षेत्र जो होता है उसमें सेवा क्षेत्र आता है। अब देखिए GDP सकल घरेलू उत्पाद, यह किसी देश की सीमा के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि समानतः 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य होता है। फिर आता है GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अरे किसी भी देश की समग्र आर्थिक गतिविधियां का एक व्यापक केंद्र होता है। फिर आता है GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड, से जो है आपूर्ति पक्ष से होने वाली गतिविधियों का पता चलता है। फिर यहाँ पे निकालिएगा मैथ का log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री डैश डैश दे रखा है और इस दोनों को जोड़ जोड़ के करिएगा ना तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापार संबंध रखते थे, तो आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया के साथ। और हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वाणिज्य काफ़ी अच्छी स्थिति में था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल आदि जगहों से अन्न कोठार, मिट्टी के मोहर, एक रूपलिपि, मानक मापतौल के बाट आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता में समुद्री व्यापार भी होता था, जिसके साक्ष्य लोथल से प्राप्त बंदरगाह से मिला है। नेक्स्ट है
हड़प्पावासी अपना व्यापार भारत के बाहर अफगानिस्तान, ईरान, मिस्र, बहरीन, मेसोपोटामिया, तुर्कमेनिस्तान आदि से करते थे, जबकि भारत के भीतर व्यापार राजस्थान, कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र आदि से करते थे। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी तथा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर विन्यास यानी ग्रिड पद्धति, उन्नति, व्यापार तथा विस्तृत क्षेत्र के लिए जो है जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा जम्मू में, सबसे दक्षिणी स्थल जो है दैमाबाद महाराष्ट्र में, उसके बाद सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, निम्नलिखित में कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर। राज्य की उत्पत्ति के बल के सिद्धांत का समर्थन जर्मन वैज्ञानिक ओपेनहाइमर था। बल के सिद्धांत के अनुसार माना गया कि राज्य शक्ति के बल पर विकसित हुआ है। शक्तिशाली समूह ने निर्बल समूहों को बल के आधार पर अपने अधीन कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य की उत्पत्ति के बल से जो है बल सिद्धांत से जुड़ी अन्य जो है विद्वानों में अंग्रेज समाजशास्त्र जैक्सी तथा अमेरिकी विद्वान स्मॉल एवं वार्ड हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत काफ़ी प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत में यह बात स्वीकार किया गया है कि राज्य ईश्वर की देन है। इस सिद्धांत के समर्थक विद्वान स्टुअर्ट जेम्स और रॉबर्ट फिल्मर जेम्स प्रथम आदि हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य की उत्पत्ति से जुड़ा एक प्रमुख सिद्धांत सामाजिक संविदा का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों के पारस्परिक समझौते के कारण हुई है। इस सिद्धांत से जुड़ी प्रमुख विद्वान हॉब्स, लॉक तथा रूसो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादक राज्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कार्य कृषि प्रतिवेदन रिपोर्ट 2019 के अनुसार मक्का का सर्वाधिक उत्पादन राज्य जो है कर्नाटक है। मक्का अशुष्क जलवायु की फसल है। यह खाद्य एवं चारा फसल है। नेक्स्ट है, मक्का की खेती के लिए 50 से 100 सेमी वर्षा उपयुक्त है। सरताज गंगा, दक्कन 103, धवल, प्रभात, अरुण तथा हिरन आदि मक्का की अधिक उपज देने वाली HYV किस्म है। मक्का के प्रमुख उत्पादन राज्य कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन देश है। विश्व में 30 से 35% उत्पादन वहाँ होता है। स्टैंडर्ड वर्ष कहते हैं, वर्ष कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। 8 घंटे प्रतिदिन काम के साथ 273 दिन कार्य करने को। 8 घंटे प्रतिदिन काम करने के साथ 273 दिन कार्य करने को स्टैंडर्ड वर्ष कहते हैं। इस धारणा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिन तक रोजगार में है तो उसे हम पूर्ण रोजगार युक्त कहते हैं। कार्यबल यानी श्रम बल माइनस उन व्यक्तियों की संख्या जो काम नहीं कर रहे हैं किंतु काम करने के इच्छुक हैं। फिर इंग्लिश क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट। आंसर हो जाएगा इसका डी, द ओल्ड मैन डेड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम फलन है? तो आंसर हो जाएगा डी, तत्समक फलन है, तो आंसर हो जाएगा डी, fx बराबर x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा या गुलेरी को अलग पहचान दी? तो हो जाएगा उसने कहा था, सी आंसर हो जाएगा इसका। अरे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना उसने कहा था ने उन्हें अलग पहचान दी। यह रचना 1955 में सरस्वती प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, वे मूलतः राजस्थान के रहने वाले थे। 39 वर्ष की जीवन अवधि में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट रचनाएं की है। उनकी अन्य रचनाएं में जो है वो है कहुआ धर्म, मारेसी, मोही कुठाऊ, पुरानी हिंदी आदि है। महर्षि चव्यन का रामायण उनकी शोधपरक पुस्तक थी। नेक्स्ट पॉइंट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टमाटर का लाल रंग होता है तो लाइकोपीन के कारण होता है, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर में लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन और एंथोक्सानिन की उपस्थिति के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग जो होता है वो कुकुरबिनिन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सेसिन के कारण होता है। आलू में हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग जो होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चुका भी हूं मैं नहीं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला है, तो आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। चुका भी हूं मैं नहीं की रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 में मिला था। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला दूसरा प्रमुख पुरस्कार है। ठीक है, यह संविधान के 8वें अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं और अंग्रेजी एवं राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1955 में दिया गया था। उसके बाद आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना जो है 1961 में हुआ, परंतु यह पहली बार 1965 में जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य तथा गुलजार को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा के। देखिए, कह रहे संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। पॉइंट है यहाँ पे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान लागू होने तक इस पद पर बने रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता MN राय ने दिया था। चलिए, नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन कर है, पेरेशरावो याका, पेरेशत्रो है यहाँ पे, त्रो याका का क्या आशय है? तो आंसर हो जाएगा पुनर्निर्माण। कर है पेरोअस्त्रोयका का आशय पुनर्निर्माण या पुनर्गठन होना चाहिए। कर है मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम प्रमुख थे। इन्होंने रूस में ग्लासनोस्त और पेरोस्त्रोका नीति की शुरुआत किया। कर है ग्लासनोस्त का शाब्दिक अर्थ होता है खुलापन। इससे सोवियत संघ में भाषण एवं प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त हुआ है, जबकि पेरेस्त्रोइका इसका शब्द जो है पुनर्गठन से है। कर इन दोनों ही नीतियों से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी ढांचा को लोकतांत्रिक शुरू हुआ था। शीत युद्ध को समाप्त करने का श्रेय जो है वो मिखाइल गोर्बाचेव को दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन अलग अलग देशों के रूप में हो गया। शीत युद्ध का दौर जो था वह 1945 से लेकर 1991 तक के काल को कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के लिए मिखाइल गोर्बाचेव को जो है वर्ष 1990 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, गोर्बाचेव 1986 तथा 1988 में भारत आए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मिखाइल गोर्बाचेव को शांति का धर्म योद्धा कहा था। 51वां क्वेश्चन कर रहा है, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है, तो ये हो जाएगा कौशल्या वैस्त्री की। कह रहा है दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा कौशल्या वैस्त्री की है। यह आत्मकथा किसी स्त्री द्वारा लिखी गई हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर मैथ का, यदि x और y प्राकृतिक संख्या हैं तो x + y बराबर 2 है, तब क्या हो जाएगा? तो x और बराबर y हो जाएगा। फिर यहाँ पे पैसेज दे रखा है, यानी पोएम दे रखा है। इस पोएम को आपको रीडिंग करना है और इसका पोएम का जो थीम होगा ये मेजर पूछ रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर थीम ऑफ द पोएम? इसका आंसर हो जाएगा बी, मदर्स लूजिंग देयर आइडेंटिटी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है 54 नंबर का है, निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी, तो हो जाएगा दास्य भाव की, यहाँ पे हो जाएगा दास्य भाव की। मीराबाई की या मीराबाई का माधुर्य भाव या कांता भाव की शांति थी, शक्ति थी। उन्होंने जो है गिरिधर गोपाल को पति मानकर भक्ति की थी। मीराबाई मेरता के राजा की पुत्री और मेवाड़ के राणा संगा के बड़े पुत्र भोजराज की पत्नी थी। अरे मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति में अनेक पद और गीतों की रचना राजस्थानी और ब्रजभाषा में की। उनके भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मीरा की प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद पट्टिका, नरसिंजी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्हार राग आदि है। नेक्स्ट 55वां क्वेश्चन कर रहा है, हीरा और ग्रेफाइट है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन के अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के अपरूप हैं। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय एवं ग्रेफाइट की संरचना षटफलकीय होता है। कर हीरा का संस्करण sp3 एवं ग्रेफाइट का संस्करण जो है ये sp² होता है। हीरा का अपर्तनांक 2.42 एवं ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो होता है 2.25। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग नाभ के रिएक्टर में जो है स्नेहक के रूप में करते हैं। बर्फ का अपर्तनांक जो होता है वह 1.30 होता है एवं कार्बन का अपर्तनांक जो होता है वह 1.6 होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक एवं हीरा विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट 56वां क्वेश्चन का है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया, तो आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में इसके 193 देश जो है सदस्य है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट पॉइंट है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अमेरिका जून 1945 में हुआ था। इस सम्मेलन में जो है 50 देशों की प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का चार्टर तैयार किया। बाद में पोलैंड ने इस अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कर के जो है 51वां संस्थापक सदस्य बना था। नेक्स्ट पॉइंट है, याल्टा सम्मेलन जो है वो फरवरी 1945 में हुआ था। इसमें यूएनओ में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन के वीटो के अधिकार को स्वीकार किया गया। कहाँ पे? याल्टा सम्मेलन में। ठीक है। फिर आता है मास्को सम्मेलन जो पूर्व सोवियत संघ में नवंबर 1943 में अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, रूस तथा चीन के प्रतिनिधियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किया था। चलिए 57वां क्वेश्चन कर रहा है, कॉर्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा सुबेरिन का। कॉर्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ सुबेरिन होता है। कॉर्क पौधे जैसे जैसे बड़े होते हैं एपिडर्मिस अधिचर्म उत्तक में कुछ बदलाव आते हैं। त्वचा में ऊपरी भाग को एपिडर्मिस कहते हैं। फिर आता है कॉर्क कोशिकाओं की विशेषताएं। कोशिकाएं आयताकार होती है और इसमें जो है टैनिन और हरित लवक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉर्क कोशिका की भित्तियां एक कार्बनिक पदार्थ से बहुत मोटी होती है जिसे सुबेरिन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है लिग्निन। लिग्निन एक कार्बनिक बहुलक है जो कोशिकाओं जैसे स्क्लेरेकाइमा की कोशिकाओं भित्ति में अधिक मात्रा में होती है। इनके जैविक कार्य हैं जल परिवहन, यांत्रिक समर्थन और यह पौधे के तनों में यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। फिर आता है क्यूटिन। यह जो है मोमी जल विकर्षक पदार्थ हैं जो पौधे की क्यूटिकल में पाया जाता है। यह वसा अम्ल में बहुलित एस्टर से बना होता है। फिर आता है सेलुलोज। यह एक पॉलीसेकेराइड ग्लूकोज की बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। यह पौधे की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका जो होता है वह तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु जो है होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा वायदा बाजार। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा उसे वायदा बाजार कहा जाता है। वायदा अथवा भविष्य के अनुबंध वे वित्तीय अनुबंध होते हैं जिसमें खरीदार किसी व्यक्ति को भविष्य में पूर्व निश्चित मूल्य पर परिसंपत्ति खरीदने का वचन देता है। फिर नेक्स्ट आता है, वायदा बाजार के लाभ इस प्रकार हैं। वस्तुओं का उचित मूल्य का ज्ञान, बाजार में अधिक तरलता तथा मध्यस्थों की समाप्ति,
फिर आता है पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट में अधिक समय की परिपक्वता वाले वित्तीय उपकरणों का कारोबार होता है, जैसे शेयर, डिवेंचर आदि। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। कह रहे मुद्रा बाजार में 1 वर्ष से कम की परिपक्वता वाले वित्तीय उपकरणों का कारोबार किया जाता है, जैसे ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र आदि हो जाएगा। चलिए 59वां क्वेश्चन कह रहा है अंक 0, 1, 4, 5, 7 का प्रयोग न करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो आंसर हो जाएगा 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूर्वी मध्य रेल मुख्यालय स्थित है, तो आंसर हो जाएगा हाजीपुर में। कुछ देखिए, भारत में पहली रेल ट्रेन जो है 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चली थी, और ये लॉर्ड डलहौजी के काल में, ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के काल में मुंबई से थाने के बीच में पहली ट्रेन चली थी। अब आइए मुख्यालय देख लेते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है, पूर्वोत्तर उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है गुवाहाटी मालेगांव में है। फिर आता है उत्तर सीमांत रेलवे जयपुर में है, दक्षिण रेलवे चेन्नई में है, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में है, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता गार्डन रिच में है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में है, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में है, ये हुबली कर्नाटक की है, ठीक है। कह रहा है पश्चिमी रेलवे जो है ये चर्चगेट मुंबई में है, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर में है। फिर आता है डाइस, मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे, तो आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। कह रहा है मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्यों में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीउद्दीन गज ए शंकर, निजामुद्दीन औलिया तथा नसीरुद्दीन चिराग थे। नेक्स्ट है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 से 1142 ईस्वी में ईरान के सिजिस्तान वर्तमान सिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह अजमेर राजस्थान में है, इसे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भी कहा जाता है। फिर आता है भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी। फिर आता है सूफीवाद इस्लामी रहस्यवाद का एक रूप है जो वैराग्य पर जोर देता है। सूफी संत मानते थे कि मानवता की सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान है। फिर आता है मध्यकालीन भारत के इतिहास में इन सूफी संतों का विषय उल्लेख है। अन्य प्रमुख सूफी सिलसिले में नक्शबंदी, कादरी यानी कदरिया आदि थे। चलिए नेक्स्ट 62वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती है? तो आंसर हो जाएगा कॉपर Cu। कह रहा है Cu धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती है। धातु तनु अम्ल में से जो है अभिक्रिया करके धातु लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। सभी धातुएं हाइड्रोजन मुक्त करने के लिए तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में हाइड्रोजन से जो ऊपर की धातु अम्ल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में हाइड्रोजन से नीचे की धातु अम्ल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त जो है वो नहीं करती है। फिर यहाँ पे दे रखा है, देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, पर है द बैलून राइज इन द एयर, द साइंस टीचर्स एक्सप्लेनेड टू द स्टूडेंट्स, ही फर्दर सेड डू यू नो द रीजन, यानी रीजन यहाँ पे पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा जो है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में कह रहा है निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो होता है मूल्य का माप। कह रहा है मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का माप है। मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य हैं, एक होता है विनिमय का माध्य तथा मुद्रा का मापन। मुद्रा के अंतर्गत सिक्का, करेंसी नोट और जमा मुद्रा या बैंक मुद्रा आता है। फिर आता है वैधानिक मुद्रा, लीगल टेंडर या अनुज्ञापित मुद्रा यानी फैक्ट मनी। इसके अंतर्गत जो है सिक्के तथा करेंसी नोट आते हैं। ये मुद्रा केंद्रीय सरकार के अनुज्ञा या ऑर्डर पर चलती है। इन मुद्राओं को स्वीकार करना कानूनी बाध्यता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मुद्रा या रुपया नेपाल तथा भूटान में जो है विधिग्राह वैधानिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है, परंतु नेपाली रुपयों तथा भूटान का जो होता है, भूटान का रुपया होता है न्यूगल ड्रम मुद्रा भारत में विधिग्राह्य नहीं है। फिर आता है यूएस डॉलर भारत में विधिग्राह्य मुद्रा है। इसे ऋण अदायगी तथा करों के भुगतान में वैधानिक रूप में स्वीकार किया गया है। फिर आता है गैर वैधानिक मुद्रा। ये ऐसी मुद्रा है
जिनको जो है स्वीकार करने के संबंध में कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है, ऐसी यह मुद्रा विश्वास पर चलती है, जैसे साख मुद्रा। फिर आता है भारत का जो है केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई है। इसकी जो है स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? तो आंसर हो जाएगा रजत। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक जो होता है वो होता है रजत, चांदी यानी एजी। यह डी ब्लॉक का तत्व है, यह विद्युत का श्रेष्ठ सुचालक है। इसका जो है लैटिन नाम जो है अर्जेंटम है, यह एक संस्करण धातु है। फिर आती है चांदी, सल्फर के साथ अभिक्रिया कर जो है काला हो जाता है। चांदी का अन्य नाम है रजत, सौंध, रैप्य, चंद्रहास, रूपा, रूपक आदि है। फिर आता है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे भरेंगे तो यहाँ पे ईमेल आ जाएगा, ईमेल, ठीक है। कल ईमेल एडवर्टीजिंग विदाउट परमिशन। फिर सशर्म क्वेश्चन कर रहा है जब एक पारदर्शी पट्टिका पर अधुर्वित प्रकाश 60 डिग्री कोण पर आपतित होता है तो अपरिवर्तित किरणें पूर्ण समतल ध्रुवित प्राप्त होता है। पट्टिका का आवर्तन गुणांक एवं परावर्तन कोण का मान क्रमशः होगा। तो आंसर हो जाएगा 1.732 अनुपात 30 डिग्री। और यहाँ पे ये इसका दे रखा है पट्टिका का अपवर्तनांक गुणांक एवं परावर्तन कोण का मान क्रमशः ये होता है। ध्रुवीय कोण जो होगा 60 डिग्री होगा, अपवर्तनांक x हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर tan p दे रखा है और tan p का यहाँ का मान 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ का tan का मान √3 हो जाएगा। फिर ये निकाला है फॉर्मूला, तो यहाँ पे r बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर है 2 मोल को आदर्श एकल परमाणु गैस का नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान होगा। तो आंसर हो जाएगा 3R। कर आदर्श एकल परमाणु की ऊर्जा F/2 NR ट्रायंगल T होगा। एकल परमाणु का 3 होता है। किसी परमाणु या अणु के परमाणु या आणविक द्रव्यमान के 1 ग्राम को मोल कहते हैं। 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 परमाणु या अणु होते हैं। ऑक्सीजन के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में 16 ग्राम होता है। फिर ये मैथ का दे रखा है क्वेश्चन, यहाँ पे सोल्व करिएगा तो इसका बी आंसर आ जाएगा, लॉग वाला है। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का है डाइक्रोमेट द्विऋणायन है में क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा 6CrO बंधन समकक्ष। कर रहा है डाइक्रोमेट द्विऋणात्मक में 6Cr0 बंधक समकक्ष है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है और विलयक में क्रोमेट आयन के साथ रूपांतरण है। यह एक लाल नारंगी क्रिस्टलीय आयनिक ठोस है। डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है जो क्रोमियम की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है। डाइक्रोमेट एक आयन है जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है Cr2O72 होता है। सोडियम डाइक्रोमेट का सूत्र जो होता है Na2Cr2O7 होता है। नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन कर रहा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। तो आंसर है दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। कह रहा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के तर्ज पर जो है लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता तथा न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति जो है के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। अनुच्छेद 64 जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्ति व्यक्ति द्वारा दिलाया जाता है। फिर आता है 72वां क्वेश्चन ZeOF4 निम्न में से कौन सी ज्यामितीय दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा वर्ग पिरामिड। XeOF वर्ग पिरामिडीय ज्यामितीय संरचना है। XeOF संस्करण sp3d² है। अपने अष्टक को प्राप्त करने के लिए जेनोन परमाणु तब ऑक्सीजन परमाणु के साथ एक दोहरे बंध बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय परमाणु XE में जो है इलेक्ट्रॉन के 2 एकांकी युग्म है।
इलेक्ट्रॉन के दो एकांकी युग्मों के बीच आबंध कोण 180 डिग्री है। sp² संस्करण की संरचना त्रिकोणीय पिरामिडीय है। sp(q)d² संस्करण की संरचना विकृत अष्टफलकीय है। 73वां क्वेश्चन का है यहाँ पे बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना है। युक्ति योजना बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत सुरक्षित गर्भपात की सुविधा महिलाओं को प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि असुरक्षित गर्भपात के कारण प्रत्येक वर्ष कई महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। फिर आता है युक्ति योजनाओं से जो है मात्र मृत्यु दर में भी कमी आई है। फिर इंग्लिश का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पे होगा फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। इट्स कोल्ड इन दिल्ली आइस विंड्स डैश। आंसर हो जाएगा ब्यूरिंग। 75वां मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, कर है 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर बटा 0.0001 प्लस 2 के बराबर होगा। तो इसको सोल्व करिए तो इसका आंसर 101 आ जाएगा। फिर चलिए 76वां क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक है। तो आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के। भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ आदि नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त होगा? तो आंसर हो जाएगा 40 cm। देखिए वस्तु की दूरी 40 cm है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे वस्तु का आकार दे रखा है h, तो प्रतिबिंब का आकार h/2 हो जाएगा। और आवर्धन क्षमता जो है m बराबर माइनस v/u हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सॉल्व करिएगा। इसका आंसर ये जो होता है दर्पण का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसका फार्मूला होता है। और इसे निकालिएगा तो 40 से में निकल जाएगा। कह रहा है iO4 में I का ऑक्सीजन संख्या क्या है? तो आंसर हो जाएगा +7। ठीक, कल है फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन में जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जबकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है परिशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस। आंसर हो जाएगा गैसीय अमोनिया। गैसीय अमोनिया का प्रयोग जो है परिशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है। अमोनिया को परिशीतक के रूप में उपयोग करने का महत्वपूर्ण लाभ उच्च गुप्त ऊष्मा है। नेक्स्ट पॉइंट है अमोनिया एक जो है रंगहीन गैस है जिसका सूत्र NH3 होता है। इस विधि में उत्प्रेरक के रूप में लोहे का चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कहा जाता है एवं तरल जो होता है वो हाइड्रोजन, उसको रॉकेट इंजन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर तरल हीलियम का उपयोग जो है क्रायोजेनिक्स, चुंबकीय अनुनाद, इमेजिंग और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में कई अनुप्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट 80वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। तथा प्रत्येक वेद में मुख्यतः 4 भाग हैं, जिसमें संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यायनक और उपनिषद होता है। अब देखिए यहाँ पे वेद दे रखा है चारों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में कह रहा है इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त होता है। इसमें संगीत का उल्लेख है सामवेद में। और यजुर्वेद में जो है इसमें यज्ञ की विधि विधान एवं नियमों का उल्लेख है। अथर्ववेद जो है उसमें जो है जादू टोना अंधविश्वास का उल्लेख किया गया है। फिर ऋग्वेद में जो है इसमें 10वें मंडल में पुरुषोक्त
में जो है 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किया गया है। इसमें जो है देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें जो है एतर्न कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ है और इसी में ऋग्वेद में ही दशराग युद्ध का वर्णन है, जिसमें सुदास एवं भरत के बीच में युद्ध किया गया था, दशराग का युद्ध। फिर आता है सामवेद, ये संगीत के लिए उल्लेख है। इसमें जो है यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। पंचवी जैमिनी छंदोक ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का है। इसमें जो है यह सिर्फ एकमात्र वेद है जो पद एवं गद दोनों में है। शतपथ, तैत्तरीय, यजुर्वेद का जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। जबकि अथर्ववेद में देखिएगा तो अथर्ववेद सबसे अंत में लिखा गया है। अथर्ववेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। यदि देखिएगा तो त्रिवेद में ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आता है, जबकि त्रिवेद में जो है अथर्ववेद नहीं आता है। नेक्स्ट 81वां क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश वर्ष इकाई है, तो आंसर हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 × 10 के पावर 15 होता है। ठीक है, 15 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कर है लंबाई का होता है असमातक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, समय का सेकंड, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की होता है मोल। 82वां क्वेश्चन कर रहा है राजनीति परिघटनाओं के अध्ययन की दार्शनिक विधि है, तो आंसर हो जाएगा प्रकृति से निगमनात्मक हो जाएगा। राजनीति परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि प्रकृति से जो है निगमनात्मक है। नेक्स्ट है डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा इबोला हेमरेजिक बुखार। ये जो है काटने से नहीं होता है। इबोला हेमरेज बुखार रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। यह जानवरों से इंसान में फैलने वाला बीमारी है। यह विषाणु जनित रोग है। इसे जो है जूनोटिक बीमारी भी कहा जाता है, जो जानवरों के द्वारा इंसानों को संक्रमित करता है। काला जो है वो कालाजार, ये बालू मक्खी के काटने से होता है। चिकनगुनिया एंडीज या इजिप्टी के कारण होता है। डेंगू एंडीज इजिप्टी के कारण होता है। मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। निंद्रा रोग जो है वो सीसी मक्खी के काटने से होता है। हेपेटाइटिस मच्छर के काटने से नहीं होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। फिर यहाँ पे पैसेज दे रखा है। ठीक है, पैसेज आपको रीड करना है और इस पैसेज से जुड़ी क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। देखिए जैसे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ अमेरिकन, आंसर हो जाएगा इसका ए प्रिफर्ड एक्टिव टू पैसिव वॉइस। निम्नलिखित में कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है, तो आंसर हो जाएगा MgOH2। MgOH2 धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है। सोडियम, पोटासियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। क्षार धातुओं में जो है लिथियम है, सोडियम हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा। इसको देख लीजिए यहाँ पे, ये हाइड्रोक्साइड क्षारीय मृदा धातु है और ये सब जो दिया हुआ है की तुलना में जो है परवल क्षारीय बनाता है। एस ब्लॉक का तत्व जो होता है वो परवल होता है। यहाँ पे दे रखा है KOH, NaOH और CaOH2 परवल क्षार बनाते हैं। ZnOH2 एक दुर्बल क्षारक है। अरे बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो आंसर हो जाएगा इसका 18 फरवरी 1946 को। बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई थी। शाही नौसेना विद्रोह जो 18 फरवरी 1946 को बम्बई रॉयल इंडियन नेवी के HMIS तलवार के गैर कमीशन्ड अधिकारियों एवं सिपाहियों ने किया था। खराब भोजन, जातीय भेदभाव, कम वेतन, चरित्र पर टिप्पणी तथा एक नाविक VC दत्त की रिहाई की मांग को लेकर इन सैनिकों ने विद्रोह किया था। नाविक VC दत्त ने एक जहाज की दीवार पर भारत छोड़ो लिखा था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है सरदार पटेल और जिन्ना के समझाने और अंग्रेजों की कमीशन से बचाने का आश्वासन देने के बाद इन सैनिकों ने 25 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण किया था। चलिए 87वां क्वेश्चन कर रहा है वाताग्रो के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। कह है तीव्र वायु दाब व तापमान प्रवणता वाताग्रो की विशेषता है। तीव्र वायु दाब व तापमान प्रवणता वाताग्रो की विशेषता है। यह कथन वाताग्र के संबंध में सही है। वाताग्र जो है जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियों में मिलती है तो उनमें मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्रों के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं।
वाताग 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है शीत वाताग, दूसरा होता है उष्ण वाताग, तीसरा होता है अचर वाताग और चौथा होता है अधिविष्ट वाताग। अचर वाताग देखिएगा तो कह रहा है अधिविष्ट वाताग जब स्थिर हो जाए तो इन्हें अचर वाताग कहा जाता है, अर्थात ऐसा वाताग जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती है। दूसरा होता है शीत वाताग, जब शीतल ठंड और भारी वायु आक्रमण रूप में उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकलती है तो इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहा जाता है। फिर आता है उष्ण वाताग्र, कहता है यदि गर्म वायु राशि आक्रमण रूप में ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ती है तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। चौथा है अधिविष्ट वाताग्र, यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। नेक्स्ट 88वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा वेनिडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? तो आंसर हो जाएगा अंतराकाशी। अंतराकाशी वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्रोक्साइड का प्रकार है। जब हाइड्रोजन अणु डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों को अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार के हाइड्राइड्स का निर्माण करते हैं। NaCl यौगिक में आयनिक बंधन होता है। आयनिक बंधन उष्माशोषी और उष्माक्षेपी दोनों हो सकता है। विद्युत संयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बनते हैं। सहसंयोजिक यौगिक उदासीन अणुओं से बनते हैं। सहसंयोजिक यौगिक में कम गलनांक और क्वथनांक होता है। ये विद्युत का कुचालक होता है। आयनिक हाइड्रोजन अणु प्लस उच्च विद्युत धनात्मक S ब्लॉक तत्व से बनते हैं। सहसंयोजी सहसंयोजी है वो हाइड्रोजन अणु प्लस विद्युत ऋणात्मक तत्व से बनते हैं। उसके बाद आता है धात्विक, ये जो हाइड्रोजन अणु प्लस संक्रमण तत्व से बनते हैं। 89वां क्वेश्चन कह रहा है पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है? तो आंसर हो जाएगा दूरी का मात्रक है। पारसेक जो है वो दूरी का मात्रक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। एक नैनोमीटर के बराबर जो होता है वो होता है 0.001 मिलीमीटर। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻−12 मीटर। एक फर्मीमीटर बराबर होता है 10⁻−15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा परितारिका। नेत्र का परितारिका भाग नेत्र में घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। नेत्र का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। अब आता है पुतली का, इसमें प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। कॉर्निया प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करता है और आंखों की रक्षा करता है। फिर आता है दृष्टिपटल, प्रतिबिंब के लिए स्क्रीन का कार्य करता है। फिर आता है पक्षभावी, लेंस की सही स्थिति में रखता है। नेत्र के लेंस की फोकस दूरी रोमक निकाय के नियंत्रण में होते हैं। नेत्र के लेंस की अधिकतम फोकस दूरी 25 सेमी होती है। नेत्र लेंस की न्यूनतम फोकस दूरी 2.27 सेमी होती है। मनुष्य की आंख में 2 लेंस होते हैं। परितारिका या आइरिस आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित करने में मदद करता है। जब प्रकाश उज्ज्वल होता है तो आइरिस पुतली से कम रोशनी में जाने के लिए बंद कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आइरिस पुतली के चारों ओर पिगमेंटेड उत्तर का छल्ला होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे रंग में भिन्न होता है। फिर आता है कॉर्निया, यह जो है एक पारदर्शी गोलाकार झिल्ली होते हैं जो आंखों के सामने के हिस्से को ढकती है। उसका कार्य जो होता है वो होता है प्रकाश इस झिल्ली के माध्यम से जो है आंख में प्रवेश करता है। ज़्यादातर अपवर्तनांक यहाँ होता है। फिर आता है आंख का लेंस, कह रहा है पारदर्शी आंख की द्विध्रुवीय संरचना है। रेटिना पर वस्तुओं को केंद्रित करने के लिए आवश्यक उचित समायोजना प्रदान करता है। फिर आता है पुतली, कह रहे पुतली जो है परितारिका के बीच में एक उद्गम स्थान जिसके जो है माध्यम से प्रकाश आंखों तक प्रवेश करता है। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट 91वां क्वेश्चन कर रहा है मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। कह रहा है मोहन राकेश को आषाढ़ का एक दिन की रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 प्रदान किया गया था। आषाढ़ का एक दिन नाटक है। इसे मोहन राकेश ने कालिदास के जीवन को केंद्र बनाकर लिखा था। मोहन राकेश का जन्म जो है 1925 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था।
मोहन राकेश के प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं: सिपाही की माँ, अषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे तथा अंडे के छिलके। मोहन राकेश के चर्चित उपन्यास अंतराल तथा न आने वाला कला है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, यदि x वस्तुओं का मूल y हो तो z वस्तुओं का मूल क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा yz बट्टा x। फिर मैथ का क्वेश्चन 93 यहाँ दे रखा है, किसी रेखा जिसके दिक् अनुपात 1-2 और 3 है के दिक् क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 कह रहा है, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? तो आंसर हो जाएगा 206। मनुष्य के कंकाल तंत्र में 206 अस्थियां होती है। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। स्टेपीज कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है। जन्म के समय लगभग 300 हड्डियां होती है जो समय के साथ संलिप्त होकर कुल 206 हड्डियों में बन जाती है। मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डी होता है। मनुष्य के एक कान में 3 हड्डियां होता है। मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डी होती है, जिसमें 8 जो होता है कपाल की हड्डी और 14 होता है चेहरे की हड्डी। पसलियां में जो होता है 12 जोड़ी हड्डी होता है, जिसमें 24 हड्डियां पाई जाती है। छाती में समान रूप से 24 हड्डियां होती है। अक्षीय कंकाल जिसमें रीढ़, छाती और सिर आते हैं, इसमें 80 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 का है, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हिमेटोजाइलिन। अरे केंद्रक के अभिरंजन में हिमेटोजाइलिन अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है। हिमेटोजाइलिन बेसाफिलिक पदार्थ का जो है स्टेनिंग करता है। स्टार्च अभिरंजक में आयोडीन अभिरंजक का प्रयोग करते हैं। कोशिका भित्ति अभिरंजक में क्रिस्टल बैगनी अभिरंजक का प्रयोग करता है। लाल रक्त कणिकाएं अभिरंजक में जो है इयोसिन अभिरंजन का प्रयोग करता है। जंतु कोशिकाएं अभिरंजन में मिथाइल ब्लू अभिरंजक का प्रयोग करता है। 96वां क्वेश्चन का है, प्रणव स्तंभ का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा इसका नागफनी। नागफनी जो है एक प्रणव स्तंभ का उदाहरण है। प्रणव स्तंभ तना का एक जो होता है संशोधन होता है। प्रणव स्तंभ तना का वायवीय संशोधन है, जिसमें जो है कई पर्ण ग्रंथि और एक चिमटा मोशल और हरी पत्ती जैसी संरचना में संशोधन होती है। झाड़ी जो है का उदाहरण जो है गुलाब, गुड़हल, बेर है। साग का उदाहरण धनिया, टमाटर, पालक है। प्रकंद का उदाहरण अदरक है। धनकंद का उदाहरण हो जाएगा कोलोकेशिया। पत्र प्रकलिका का उदाहरण हो जाएगा रामबांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से यौगिक Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है? तो आंसर हो जाएगा KMnO4। अणु में क्षार धातु जो होता है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिन, सीजियम का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। KMnO4 का लाल दवा कहते हैं। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। FeO में Fe ऑक्सीकरण की संख्या 2 होता है। FeS2 Fe की ऑक्सीकरण +2 होता है। मुक्त अवस्था में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। 98वां क्वेश्चन कह रहा है, 3 ही तो रुपये हैं, दे दो कमल, कहाँ से आवेगा? यह कथन है। तो आंसर हो जाएगा मुन्नी का। प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात कहानी में मुन्नी झाड़ू लगाते हुए बोलती है, 3 ही तो रुपये हैं, दे दो कम्बल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। 99वां क्वेश्चन कह रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा संसदों के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्ति व्यक्ति के द्वारा दिलाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां तथा प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का गठन सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना के साथ हुआ। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में जो है कुल 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट 100वां क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, एकाधिकार में
पूर्ति वक्र जो होता है वो होता है अस्तित्व में नहीं होता है। एकाधिकार में पूर्ति का वक्र जो है अस्तित्व में नहीं होता है। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा एक प्रकार की अपूर्ण प्रतिस्पर्धा है। एकाधिकार प्रतियोगिता के सिद्धांत के संस्थापक एडवर्ड हेस्टिंग चेम्बरलिन है। जॉन रॉबिन्सन भी इस सिद्धांत से जुड़े हैं।